आज की जो हमारी कहानी है ये बड़ी ज्ञानवर्धक है। ये कहानी आपको आपके जीवन में ढेर सारी प्रेरणा देगी। इस कहानी को पूरा सुने। आज की जो कहानी है ये कबूतर और कबूतरी का प्रसंग है। इस कहानी में आप जानेंगे कि जिस घर में बेटियां होती हैं, जिन पिता के यहाँ बेटियां होती हैं, वो उनकी परवरिश कैसे करती है और उनका अंत क्या होता है। किसी भी घर में पुत्री का जन्म लेना कितना शुभ होता है, कितना खास दिन होता है। जिस घर में जिस दिन पुत्री जन्म लेती है, शास्त्रों में ऐसा बताया गया है, जिस घर में पुत्री जन्म लेती है वो बड़ा भाग्यशाली होता है। और गरुड़ पुराण में तो यहाँ तक लिखा है, जिस घर में पुत्री जन्म नहीं लेती उस व्यक्ति का मुख देखने का भी कोई धर्म नहीं होता है। ऐसा गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है। लेकिन जो लोग अपनी पुत्री को भारी छूट देते हैं, भारी लाड करते हैं, उनकी पुत्रियां बिगड़ जाती हैं। आज की ये कहानी आपको यही दर्शाएगी। कहानी शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं आज की कहानी। प्राचीन काल समय में एक जंगल में एक कबूतर और एक कबूतरी बैठे हुए थे। सर्दियों की रात थी, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। तब कबूतरी कबूतर से कहती है कि पिया जी, आज की रात निकालने के लिए ऐसा क्या किया जाए जो आधी रात निकल जाए। सर्दी बहुत भारी पड़ रही। कबूतरी कहती कि कोई ऐसी कहानी सुनाओ जिसे हमारी आज की ये रात कट जाए। कबूतर कबूतरी की बात सुनने के बाद एक कहानी शुरू करता है और कबूतरी से कहता है कि तुम ध्यान से सुनो, बड़ी ज्ञानवर्धक और बड़ी प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी एक सेठ और उनकी पुत्री की कहानी है। अब कबूतरी बड़े ध्यान से सुनती है और कबूतर कहानी शुरू करता है। जो लोग इस कहानी को सुन रहे हैं वो इस कहानी को पूरा सुने। कबूतर कहानी शुरू करता है कि एक नगर में एक सेठ रहता था। उस सेठ के वहां पे एक पुत्री ने जन्म लिया। जब पुत्री ने जन्म लिया तो सेठ के घर में बड़ा अजीब खुशी का माहौल रहा। वो अपनी पुत्री से इतनी मोहब्बत करता था, इतना लाड करता था, इतना प्यार करता था कि इसकी कोई सीमा नहीं थी। पुत्री को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी। वो पहले से पुत्री की हर इच्छाओं को पूरी करता था। सेठ की लाड प्यार ने अपनी पुत्री को इतना बिगाड़ दिया था कि वह किसी की नहीं सुनती थी। इतनी नकारा हो चुकी थी, किसी काम में उसका मन नहीं लगता था। सुबह 10-11 बजे से पहले बिस्तर से नहीं उठा करती थी। घर वाले यदि कुछ कहते तो उनको 10 बातें सुनाती थी। दिन भर जवान लड़कों के साथ इधर उधर घूमा करती थी। रात को 12 बजे घर पे आया करती थी। सेठ की लड़की इतनी नकारा हो चुकी थी कि बयान करना भी बड़ा मुश्किल होता है। सेठ की घरवाली सेठ से कहती कि तुमने इस लड़की को बिगाड़ दिया है। लेकिन सेठ अपनी पत्नी को यह कहकर के चुप करवा देता कि बच्ची है, सुधर जाएगी। अपनी बच्चियों से मोहब्बत करनी चाहिए, प्यार करना चाहिए, लाड करना चाहिए, उनकी हर जरूरत का ख्याल भी रखना चाहिए। लेकिन इतना भी लाड प्यार ना करो कि उसका जीवन ही बर्बाद हो जाए। वो सेठ बिल्कुल ऐसा अंधा हो गया था अपनी पुत्री के प्यार में कि उसको कुछ दिखाई नहीं देता, सिर्फ अपनी पुत्री ही दिखाई देती थी। वह भूल गया था कि मेरी पुत्री को एक दिन दूसरे घर भी जाना है। बहन बेटी जो होती है वह किसी घर में नहीं समाती, उसको दूसरे घर जाना ही पड़ता है। सेठ इस बात को भूल गया। सेठ अपनी पुत्री से इतनी मोहब्बत करता था कि उसको कभी डांटता भी नहीं था। यदि कोई दूसरा भी, यदि उसकी माँ, उसके भाई वगैरह भी डांट दे तो उनसे भी सेठ लड़ता था, मना करता था। वो यही कहता कि अभी बच्ची है, सुधर जाएगी। अपनी पुत्री को हमेशा अच्छे संस्कार देना चाहिए। हर माता पिता को अच्छी तरह से मालूम होता है कि उनकी पुत्री को एक दिन जवान होने के बाद दूसरे घर में जाना पड़ता है। पुत्री की हर गलती को माता पिता सहन कर सकते हैं, लेकिन ससुराल वाले कभी भी बर्दाश्त नहीं करते हैं। इसलिए पुत्री को अच्छे संस्कार दो। कबूतर कबूतरी से इस बात को कह रहा है और कबूतरी ध्यान से सुन रही है। कबूतर आगे कहता है कि अब सेठ की बच्ची जवान हो चुकी थी। अब सेठ को एक चिंता सताने लगी थी कि कोई अच्छा सा वर, अच्छा सा रिश्ता ढूंढ के और मेरी पुत्री की मैं शादी करूं। ये सपना हर माता पिता का होता है जिस घर में लड़कियां जन्म लेती हैं। हर माता पिता का ये सपना होता है कि वो अपनी पुत्री की अच्छे घर में शादी करे और उसका अच्छा घर बस जाए। अब सेठ भी इसी चिंता को लेकर बड़ा दुखी रहने लगा। सेठ अपनी पुत्री के लिए अच्छे अच्छे रिश्ते ढूंढता, अच्छे रिश्तों की तलाश करता। अंततः उसको एक अच्छा रिश्ता मिल जाता है और सेठ अपनी पुत्री की शादी बड़ी धूमधाम से कर देता है। अच्छा सारा धन दे करके अपनी पुत्री को विदा करता है। जब उसकी पुत्री ससुराल में जाती है तो 10 दिन बाद ही अपने पिता को फोन कर देती है और पिता से कहती है कि पिताजी, इसी वक्त आप मुझे लेने के लिए आ जाइए। आपने मुझे कैसे नरक में डाल दिया है।
मैं इस नर्क में 1 मिनट भी नहीं रहना चाहती हूँ। सेठ अपनी पुत्री की बात सुनने के बाद बड़ा चिंतित होता है। बड़ा दुखी होता सेठ सोचने लगता है कि रिश्ता तो मैंने बिल्कुल सही ढूंढा था, बिल्कुल काबिल लोग थे, लेकिन पुत्री कह रही है कि बिल्कुल नरक में डाल दिया है। ऐसा 10 दिन में ऐसी कौन सी आफत आ गई है जिसके कारण मेरी पुत्री ऐसा कह रही है। सेठ थोड़ा चिंतित होता है और अपनी पुत्री के ससुराल में पहुंच जाता है। यदि हमारी पुत्री के लक्षण ठीक होते हैं, हमारी पुत्री सही होती है और उसके संस्कार बिल्कुल सही होते हैं, तो पुत्री के ससुराल में पुत्री के पिता को बड़ा मान सम्मान दिया जाता है, उसको आदर दिया जाता है, उसका सम्मान किया जाता है। लेकिन जब वो सेठ अपनी पुत्री के ससुराल में पहुंचा तो उसको कोई मान सम्मान नहीं मिला। कोई उसे राम राम करने के लिए तैयार नहीं था, कोई उसको आदर देने के लिए तैयार नहीं था। फिर जब अपनी पुत्री के ससुराल में पहुंचता है तो सबसे पहले उसकी समधन मिलती है, यानी उसकी पुत्री की सास मिलती है। अपनी समधिन से जाकर कि वह राम राम करता है, जय श्री राम करता है, लेकिन वो भी मुंह फुला लेती है और कुछ जवाब नहीं देती है। सेठ फिर अपने समधि से मिलता है, समधि से जय श्री राम कहता है, नमस्कार करता है, लेकिन वो भी कोई जवाब नहीं देता है। उसके बाद सेठ अपनी पुत्री के जेठ से मिलता है, वो भी कोई जवाब नहीं देता है, यानी कोई भी उसको कोई मान सम्मान नहीं दे रहा था। अंत में सेठ अपने दामाद से मिलता है। सेठ का दामाद कहता कि अपनी पुत्री को ले जाओ, हमें इसकी जरूरत नहीं है। ऐसी बिगड़ी औलाद आपने पैदा की है, हमारे घर को नरक बना दिया है। इसको तुरंत इसी वक्त यहां से ले जाओ। जो तुमने दहेज वगैरह दिया है उसका बैठ के हिसाब कर लो, हमें इसकी जरूरत नहीं है। सेठ बड़ा दुखी होता है। उसके बाद सेठ अपने पुत्री के कमरे में जाता है और अपनी पुत्री से कहता है कि पुत्री क्या बात हो गई। सेठ की पुत्री अपने पिता से कहती है कि पिताजी, मुझे इस नर्क में नहीं रहना है। यदि आप मुझे जीवित देखना चाहते हैं तो इस नर्क से मुझे इसी वक्त यहां से ले चलो। पुत्री की इतनी बात सुनने के बाद सेठ अपनी पुत्री को साथ लेकर के और पुत्री के ससुराल के घर से बाहर निकल जाता है। लेकिन फिर भी सेठ की पुत्री के ससुराल वाले कोई भी जयराम जी की नहीं करता है। सेठ अपनी पुत्री को लेके और रस्ते रस्ते रवाना हो जाता है। रास में सेठ अपनी पुत्री से पूछता है कि पुत्री, आप मुझे एक बात बताइए कि तुम्हारी सास कैसी है। सेठ की पुत्री कहती है कि पिताजी, उसके बारे में तो पूछो ही मत, वो तो एकदम डायन है, उसने मेरा जीना हराम कर दिया है। ऐसी डायन के घर में आपने मेरी शादी की है, हर वक्त मुझे तंग करती रहती है, ऐसी डायन का नाम भी मत लो। सेठ कहता है, ठीक है पुत्री, अब आप मुझे ये बताइए कि तुम्हारे ससुर कैसे हैं। सेठ की पुत्री कहती है कि उस दुष्ट का नाम भी मत लो, वह तो एकदम दुष्ट है, राक्षस है। उसके बाद सेठ कहता है कि ठीक है, उसे छोड़ो, अभी बताओ तुम्हारे जो जेठ है वो कैसे हैं। तो जेठ के बारे में भी सेठ की पुत्री कहती है कि जेठ तो बड़े जल्लाद है, उनकी तो बात ही मत करो, हर दिन मुझे परेशान करते रहते थे। उसके बाद पुत्री की बात सुनने के बाद सेठ फिर पूछते हैं कि तुम्हारी ननद कैसी है, वो तो ठीक होगी, वो तो तुमसे प्रेम करती होगी। सेठ की पुत्री जवाब देती है कि उन चुड़ैलों का नाम भी मत लो पिताश्री, वो तो बहुत ही बेकार है, उठ करके खाने वाली है। सेठ अपनी पुत्री की बात सुनने के बाद फिर पूछता कि ये बताइए कि तुम्हारे पति कैसे हैं, हमारे जमाई साहब कैसे हैं, वो तो तुमसे बेहद प्रेम करते होंगे। सेठ की पुत्री कहती है कि वो तो यमदूत है, पूरा यमराज है, उसका तुम नाम मत लो, बड़ा दुष्ट इंसान है, उसने तो मेरा जीना हराम कर दिया है, रात दिन मुझे मारता पीटता था, एक बात मेरी नहीं सुनता था। सेठ अपनी पुत्री की बात को सुनने के बाद अंत में सेठ पूछता है कि अभी ये बताइए कि तुम्हारे मोहल्ले वाले कैसे हैं। सेठ की पुत्री जवाब देती है कि पिताश्री, मोहल्ले वालों के बारे में भी कुछ ना पूछो, वो लुच्चे लफंगे बदमाश है, पूरा मोहल्ला खराब है। अब सेठ बड़ा दिमागधारी था, सेठ भी समझ गया था कि एक इंसान खराब हो सकता है, 2 इंसान खराब हो सकते हैं, अरे हो सकता है मेरी पुत्री के ससुराल वाले खराब हो, लेकिन मोहल्ले वाले तो खराब नहीं हो सकते, इसलिए दोष मेरी पुत्री में है, मेरी पुत्री के ससुराल वालों में नहीं। सेठ इस बात को समझ जाता है कि सारा नतीजा मेरी लाड़ प्यार का है। यदि मैं अपनी पुत्री को इतना लाड़ प्यार नहीं करता, उसको अच्छे संस्कार देता, तो ये नौबत खड़ी नहीं होती। सेठ चुपचाप अपनी पुत्री को लेकर के अपने घर आ जाता है। जैसे ही सेठ की पुत्री अपने घर में कदम रखती है तो उसकी जो भाभियां थीं वो भी मुंह फुला लेती है। सेठ की पुत्री सोचने लगती है कि मेरी भाभी आज मुंह क्यों फुला रही है, हर रोज मेरे से बड़ा प्रेम किया करती थी, मीठी मीठी बातें करती थी, मगर आज मुझे देखकर मुंह फुला रही है।
वो अपनी भाभी से जाके पूछती है कि ऐसी क्या बात है, तुमने मुझे देखकर मुंह क्यों फुला लिया। तो वह कहती है कि मुंह नहीं फुलाओ तो क्या करूं, तुम्हारी शादी कर दी, तुम्हें ससुराल भेजा था, लेकिन तू फिर से मेरी छाती पर मूंग दलने के लिए आ गई हो, इसलिए आज के बाद तुम मेरे से बात मत करना। उसकी भाभी उसको फटकार देती है। अब इतनी बात सुनने के बाद उससे उस घर में कोई बात नहीं करता, सिर्फ उसके पिता के सिवा सिर्फ उसका पिता ही उससे बात करता। अब वो धीरे धीरे बड़ी दुखी हो जाती है, धीरे धीरे उसकी आंखें खुलने लगती हैं। काफी समय निकलने के बाद कोई उससे बात नहीं करता, बड़ी दुखी रहती। वो जब भी घर से बाहर निकलती तो उसकी सहेलियां उससे हर बार यही पूछती कि तुम अकेली कैसे आ गई हो, जीजा जी कहाँ हैं। कोई पड़ोसी मिलता तो वह भी इसी बात को पूछता कि तुम अकेली कैसे आ गई हो, तुम्हारे जमाई कहाँ है। ऐसे ताने सुन सुनकर वो बड़ी दुखी रहने लगी। मंदिर में जाती तो मंदिर में भी लोग इसी बात को पूछते। सभी मोहल्ले वालों की जबान पे यही बात रहती कि भला सेठ की पुत्री अकेली आ गई है, नई नई शादी की थी, हो सकता है इनका तलाक होने वाला है। सेठ को भी हर बार यही ताने सुनने पड़ते और सेठ की पुत्री को भी हर बार यही ताने सुनने पड़ते। इन्हीं तानों से सेठ की पुत्री बड़ी दुखी रहने लगी। अब उसको धीरे धीरे ये ज्ञान हो गया था कि सारी गलती की जड़ मैं हूं और मेरी गलती की वजह से आज मेरे पिता का सर भी नीचे झुक गया है। लेकिन अपने ससुराल में वो जाने के लिए तैयार नहीं थी। वो यही कहती थी कि पिताजी, इससे अच्छा तो ये होता कि मैं कुंवारी रह जाती। यदि आप मेरी शादी नहीं करते तो बहुत ही अच्छा होता। काफी समय निकलने के बाद सेठ अपनी पुत्री के कमरे में जाता है और अपनी पुत्री को देखता है तो वो बड़ी चिंतित, बड़ी दुखी दिखाई देती है। सेठ अपनी पुत्री के पास जाता है और कहता है कि पुत्री, क्या बात है, आज बड़ी दुखी दिखाई दे रही हो। सेठ की पुत्री कहती है कि पिताश्री, मैं बड़ी दुखी हूं। यदि आप मेरी शादी नहीं करते तो मैं बहुत सुख से रहती, लेकिन मेरी शादी करके आपने मुझे दुखों के सागर में ढकेल दिया है। अब मैं ऐसा क्या करूं? ससुराल वाले सभी नरक के समान हैं। ससुराल में जाऊंगी तो कैसे जाऊं? और जो मेरे परिवार वाले हैं, मेरे पीहर वाले हैं, कोई मुझसे बात नहीं करता। सिर्फ आपके माँ भी बात नहीं करती, भौजाई भी बात नहीं करती, भाई बात नहीं करते, सभी मेरे से नफरत करने लगे हैं। मैं ऐसा क्या करूं? मैं करूं तो क्या करूं? उसका पिता अपनी पुत्री से कहता कि पुत्री, हमारे नगर में एक बहुत बड़े विद्वान पहुंचे हुए साधु आए हैं, एक संत आए हैं। तुम्हारी समस्या को लेकर मैं उनके पास गया था तो उन्होंने मुझे एक उपाय बताया है। यदि तुम इस उपाय को करती हो तो 6 महीने के अंदर तुम्हारे सभी ससुराल वाले तुम्हारी मुट्ठी में होंगे और तुम्हारे इशारे पर नाचेंगे। इतनी बात पिता की सुनकर वो लड़की बड़ी खुश होती है। कहती है, पिताश्री, 6 महीने में मेरी मुट्ठी में आ जाएंगे। बोले, हाँ, 6 महीने में तुम्हारी मुट्ठी में आ जाएंगे। तो कहती हैं कि पिताश्री, वो उपाय मुझे जल्दी से बताइए, मैं उपाय को जरूर करूंगी। उस लड़की का पिता अपनी पुत्री को उपाय बताता है और कहता है कि 6 महीने तक एक मंत्र का जाप करना है और साधना करनी है। यदि तुम इस कार्य को करती हो तो मात्र 6 महीने में तुम्हारे सभी ससुराल वाले, तुम्हारे पति, तुम्हारे जेठ, तुम्हारे ससुर, तुम्हारी सास, सभी तुम्हारी मुट्ठी में होंगे और तुम्हारे इशारे पर नाचेंगे। जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। तुम उस घर की रानी बन जाओगी, तुम उस घर की मालकिन बन जाओगी। पुत्री बड़ी खुश होती है, लेकिन कहती कि पिताजी, ये तंत्र मंत्र वाला काम मेरे से नहीं होता है, कोई सादा सुगम रास्ता मेरे को बताइए। सेठ फिर कहता कि ठीक है पुत्री, यदि तुम मंत्र का जाप नहीं कर सकती तो मंत्र का जाप मैं करूंगा, तुम सिर्फ साधना कर लेना। पुत्री कहती कि साधना कैसे की जाती है? सेठ बताता है कि साधना आपको इस तरीके से करनी है, तुम्हें 6 महीने तक बिल्कुल मौन रहना है। तुमसे कोई भी कुछ कहे बिल्कुल जवाब नहीं देना है, हर इंसान की बात को सुननी है, हर इंसान के पैर को छूना है, यही साधना होती है। सेठ की पुत्री कहती कि पिताश्री, मात्र 6 महीने में हो जाएगा ना, इससे ज्यादा मेरे से नहीं हो पाएगा। लेकिन सेठ कहता है कि हाँ, बिल्कुल 6 महीने में हो जाएगा। सेठ की पुत्री तैयार हो जाती है। सेठ अपनी पुत्री को लेके फिर से पुत्री के ससुराल में जाता है। जैसे सेठ पुत्री के ससुराल में जाता है तो सामने उसे अपनी पुत्री की सास नजर आती है। वो उसे बुरी तरह फटकारती है, कहती है कि तुम पहले आए थे तभी मना कर दिया था कि तुम्हारी पुत्री की हमें जरूरत नहीं है, इसे वापस ले जाओ। ऐसी बिगड़ी हुई औलाद आपने पैदा की है, इसकी हमें जरूरत नहीं है। उसको बुरी तरह फटकारती है। कोई रामा श्यामा नहीं, कोई आदर भाव नहीं, कोई मान सम्मान नहीं। अपनी सास की ऐसी हरकतों को देखकर उस सेठ की लड़की भारी गुस्सा करती है।
लेकिन सेठ अपनी पुत्री से इशारों में कहता है कि पुत्री, तुम्हें साधना करनी है, साधना का ध्यान रखो, 6 महीने तुम्हें मौन रहना है, जो भी कुछ कहे सबकी आज्ञा का पालन करना है। लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि पुत्री का पिता हमेशा सिर झुका के रहना पड़ता है, इसलिए वह सर झुका के सारी बात को सुनता है और अपनी समधिन से कहता कि बहन जी, गलती हर इंसान से होती है, इससे भी गलती हुई, इसको एक मौका जरूर दिया जाए। अब ये सुधर गई है, अब ये ऐसा कुछ नहीं करेगी। काफी विनती करने के बाद उस लड़की की सास मानती है और राजी होती है कि ठीक है, यदि सुधर गई है तो मात्र 6 महीने तक इसके आदर भाव देखूंगी, उसके बाद इसको वापस भेज दूंगी और जिंदगी में दोबारा कभी नहीं अपनाऊंगी। लेकिन सेठ सह स्वीकार करता कि ठीक है, आप 6 महीने तक इसको अपने घर में रखिए। ये बिल्कुल शांत स्वभाव की हो गई है, बिल्कुल सुधर गई है। सेठ अपनी पुत्री को उसके ससुराल में छोड़ करके आ जाता है। सेठ की पुत्री अपने ससुराल में रहने लग जाती है, जाकर के अपनी सास के पांव छूती है। सास बड़ी आश्चर्यचकित होती है कि कुछ दिनों पहले तो ये बहुत भड़क रही थी, किसी की एक नहीं सुनती थी, हम पे हुकूम चलाती थी, बैठे बैठे खाती थी, लेकिन आज ये मेरे पांव कैसे पड़ रही है। वो बड़ी आश्चर्यचकित होती है। सेठ की पुत्री कहती है कि मान जी, मुझे आशीर्वाद दीजिए, आपका आशीर्वाद मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, यदि आप मुझे आशीर्वाद देंगी तो मेरी साधना सफल हो जाएगी। उसकी सास उसको आशीर्वाद देती है कि ठीक है, तुम खुश रहो। अब वो अपने घर में रहने लगती है। एक दिन की बात है, अपने ससुर के लिए वो चाय बना के ले जा रही थी। जब ससुर को जैसे ही चाय पकड़ाने लगी तो कप हाथ में से छूट जाता और नीचे गिर के फूट जाता है। तभी उसका ससुर उस पर भड़क जाता है, उसको गाली गलौज निकालने लगता, कहता है कि मेरे घर से निकल जा, तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम बिगड़ी औलाद हो, तुम कुलक्षणी हो, इस तरह की उससे बात कहता है। अब सेठ की पुत्री मन ही मन इस बात को सोचती है कि यदि मेरे पिता मंत्र का जाप नहीं कर रहे होते तो इसी कप से मैं तेरा सर फोड़ देती, लेकिन क्या करूं, मैं साधना कर रही हूं चुप रहने की, मेरे पिता मंत्र का जाप कर रहे हैं, इसलिए तुम्हारी इतनी बात सुननी पड़ रही है। उस सेठ की पुत्री से जब भी कोई कुछ कहता उसको गुस्सा तो बहुत आता, बहुत चिड़चिड़ापन होता, लेकिन क्या करे, उनके पिता की बातें याद आ जाती कि तुम्हें 6 महीने तक साधना करनी है, चुप रहना है और मैं मंत्र जाप करूंगा। तो इसी बात को सोचकर वह चुप रह जाती, अपने गुस्से पर काबू करती। इसी तरीके से वे बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से पर काबू पाया और धीरे धीरे उसका घर बार बसने लगा। उनको यकीन होने लगा कि अब ये सुधर गई है। बड़ी मुश्किल से उसका घर बार बसा है। 6 महीने बाद वो गर्भवती हो जाती है। 9 महीने बाद वो मां बन जाती है। अब उसकी गिरस्ती बड़े आराम से चल रही थी। इसीलिए कहते हैं कि अपनी पुत्री को बेइंतहा लाड़ करना, उसको सर पे चढ़ाना बड़ा खतरनाक साबित होता है। हाँ, अपनी पुत्री को प्रेम करो, मोहब्बत करो, हर चीज का ख्याल रखो, लेकिन इतना भी सर पे ना चढ़ावो कि एक दिन तुम्हें भारी पड़ जाए और उसका भी जीवन बर्बाद हो जाए। कबूतर अपनी कहानी अब समाप्त करता है। प्रिय दर्शकों, अपनी पुत्री को हमेशा अच्छे संस्कार देना चाहिए। हर माता पिता को यह अच्छी तरह मालूम होता है कि उनकी पुत्री को एक दिन जवान होने के बाद दूसरे घर में जाना पड़ता है। पुत्री की हर गलती को माता पिता सहन कर सकते हैं, लेकिन ससुराल वाले कभी भी बर्दाश्त नहीं करते हैं। इसलिए पुत्री को अच्छे संस्कार दो। हम उम्मीद करते हैं दर्शकों कि इस कहानी से आप ढेर सारी प्रेरणा लेंगे। धन्यवाद।